जय हिंद बच्चों। तो आप सब कैसे आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरिया वेक्टर टॉपिक को कवर किया था और वहां पे हम लोगों ने देखा कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एरिया वेक्टर से आगे बढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक को डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे गॉस एप्लीकेशंस को समझने में और गॉस थ्योरम्स को भी समझने में। ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग गॉस थ्योरम को भी पढ़ेंगे, उसके जो भी एप्लीकेशंस हैं उन सारे एप्लीकेशंस को भी हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो में। ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाए तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो भी चीजें हम देखते हैं वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बनी है या फिर मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंपोनेंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड मेनली क्या है, एनर्जी का एक कंपोनेंट होता है। और जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका पार्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पार्ट है। तो कैसे ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट है, तो वो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमारा कमरा है। ठीक है। और इस कमरे में क्या है, एक विंडो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक ना। और ये जो अपना विंडो है कुछ इस तरीके से का विंडो है। तो इसका जो एरिया वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जो एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे वो दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। ठीक है। तो हम लोग जो एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे उसका डायरेक्शन वो हमेशा किधर कंसीडर करेंगे, बाहर की तरफ। ठीक है। तो अगर इस विंडो के हिसाब से देखें तो इस विंडो का जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक पाइप ले लेते हैं। ठीक ना। और यहाँ पे कोई लड़का है और ये जो लड़का है इस पाइप को क्या किए हुए, होल्ड किए हुए अपने हाथों से। ठीक है। और इस पाइप के थ्रू क्या हो रहा है, पानी अपना जा रहा है, पास कर रहा है। और वो जो पानी इस विंडो के थ्रू क्या हो रहा है, इस कमरे के अंदर इंटर कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, इस पाइप में जो पानी फ्लो हो रहा है उस पानी का अपना कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगा। ठीक है। तो वो जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से। ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर जो फ्लो हो रहा है इस पाइप के थ्रू, उस वाटर का जो इंटेंसिटी है उसको हमने क्या नाम दे दिया, ई नाम दे दिया। ठीक है। और ये जो वाटर है इस विंडो के थ्रू क्या हो रहा है, इस कमरे के अंदर इंटर कर रहा है। तो इस कमरे में जो पानी हमारा स्टोर हो रहा है, ठीक है, इस वाटर को हमने क्या नाम दे दिया, फ्लक्स ऑफ वाटर। ठीक है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, फ्लक्स ऑफ वाटर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, फाई से। ठीक है। अब जरा यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, ये जो फाई है जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, फ्लक्स ऑफ वाटर। और ये फ्लक्स ऑफ वाटर क्या है, तो इस पाइप के थ्रू इस कमरे के अंदर जो पानी स्टोर हो रहा है उसी स्टोर वाटर को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, फ्लक्स ऑफ वाटर। तो अगर हम लोग फाई की बात करें तो क्या आप बता सकते हैं कि ये फाई किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो फाई है वो फाई की अगर हम लोग बात करें तो ये पानी के इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। इस पानी की इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा इस कमरे के अंदर पानी का स्टोरेज क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। अगर इस पानी का इंटेंसिटी कम होगा तो इस कमरे के अंदर वाटर का जो स्टोरेज होगा वो हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है। यानी यहाँ पे जो फ्लक्स ऑफ वाटर हमको मिलेगा वो इस वाटर के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो फ्लक्स ऑफ वाटर ज्यादा मिलेगा, अगर इंटेंसिटी कम होगा तो फ्लक्स ऑफ वाटर क्या होगा, कम मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए, और ये फाई किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये जो फाई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया वेक्टर पे, यानी ए पे। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो विंडो है इस विंडो का एरिया जितना ज्यादा होगा पानी का स्टोरेज भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। विंडो का एरिया कम होगा तो पानी का स्टोरेज भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो ये फाई हमारा किस पे डिपेंड किया, ई पे। और दूसरा हमारा क्या है, ए, यानी एरिया वेक्टर पे। ठीक है। और क्या ये किसी चीज पे डिपेंड कर सकता है, तो देखिए मान ले रहे हैं कि अभी अगर हम लोग पाइप को कुछ इस तरीके से ये बच्चा पकड़ के रखे हुए हैं तो 100% वाटर जो इस विंडो के थ्रू जो है इस कमरे के अंदर जा रहा है। यानी जितना पानी जो है इस पाइप के थ्रू जा रहा है वो सारा का सारा क्या हो रहा है, इस कमरे में स्टोर हो रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो पाइप है इस पाइप को हम लोग कुछ इस तरीके से अगर पकड़ते, ठीक है, तब अगर इस तरीके से पकड़ते तो क्या होता, कुछ पानी में भी यहाँ पे कमरे के अंदर जाता और कुछ पानी क्या हो जाता, बाहर चला जाता। यानी यहाँ पे जो ये फ्लक्स ऑफ वाटर है ये फ्लक्स ऑफ वाटर क्या हो जाता, चेंज हो जाता है ना। क्योंकि अगर इस तरीके से हम लोग पाइप, मान लीजिए पाइप है, अब पाइप को ऐसे पकड़े हुए तो 100% पानी जो इस कमरे के अंदर जा रहा है। अब इस पाइप को ऐसे पकड़ लिए तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा पानी अंदर जा रहा है और कुछ पानी जो है बाहर चला जा रहा है।
तो ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है ना। पहले फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम था, अब फ्लक्स क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। क्लियर है। अब अगर हम लोग इसी पाइप को क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से पकड़ लेते हैं, यानी अब पहले ऐसे पकड़े थे, फिर थोड़ा सा बेंड करके पकड़े, अब पूरा बेंड कर दिए। ठीक है, यानी ये जो लाइन है, इस लाइन के वॉल के पैरेलल कर दिए। तो अब क्या होगा, तो पूरा का पूरा पानी जो है वो नीचे चला जाएगा, है ना, नीचे गिर जाएगा। इस कमरे के अंदर कोई भी पानी जो इंटर नहीं करेगा। तो क्या हमको इस कमरे के अंदर कोई फ्लक्स ऑफ वाटर मिलेगा, तो कोई फ्लक्स ऑफ वाटर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा पानी क्या हो जा रहा है, बाहर चला जा रहा है ना। तो पहले फर्स्ट वाले केस में क्या था कि 100% पानी जो है इस कमरे के अंदर जा रहा था, तो फ्लक्स हमको मैक्सिमम मिल रहा था, है ना। थोड़ा सा इसको बेंड किया तो कुछ फ्लक्स हमको मिल रहा है। अब जब इस वॉल के पैरेलल ही हम लोग अपने पाइप को कर दिए, है ना, तो क्या देख रहे हैं कि हमको फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स ऑफ वाटर, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे, यानी एंगल मीन्स थीटा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे। ठीक है, अब देखिए ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है, किसके किसके बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो थीटा है वो किसके बीच का है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो इंटेंसिटी है ना। तो वाटर का इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है, उसी एंगल पे कौन डिपेंड कर रहा है, हमारा फाई डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अब ये जो थीटा है, ये थीटा किस पे थीटा जो है वो साइन थीटा पे डिपेंड करेगा या फिर कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। तो देखिए जब एरिया वेक्टर हमारा इसी डायरेक्शन में था, ठीक है, और हमारा इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में था, क्लियर है, तो उस समय थीटा कितना था, 0। और जब थीटा 0 था तो उस समय हमको फ्लक्स क्या मिल रहा था, मैक्सिमम। क्लियर है। अब देखिए जब एरिया वेक्टर, विंडो का एरिया वेक्टर तो एज इट इज रहेगा, वो फिक्स है ना। बट अब इंटेंसिटी जब हम लोग कुछ ऐसा कर दिए तो यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो गया, 90 डिग्री, यानी थीटा कितना हो गया हमारा 90, है ना। और जब थीटा 90 हो गया तो जो हमारा फाई था, है ना, यानी फ्लक्स कितना हमको मिला, 0। अब जरा सोचिए, अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा और दूसरा हम लोग किसका बात कर रहे हैं, कॉस थीटा का, तो अगर हम लोग कॉस 0 लेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। लेकिन उस समय फाई की क्या है, मैक्सिमम है। अगर हम लोग मान लीजिए साइन 90 ले लेते हैं, ठीक है, यानी साइन 90, तो जब हम लोग साइन 90 लेंगे तो ये कितना मिलेगा, 1, और उसमें फ्लक्स कितना है, देखिए 0 है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा एंगल है वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पे, क्योंकि जब कॉस 0 डिग्री पुट करेंगे तो फ्लक्स कितना मिलेगा, मैक्सिमम, और जब कॉस 90 डिग्री पुट करेंगे तो फ्लक्स कितना मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये जो हमारा फाई है वो फाई थीटा पे तो डिपेंड कर रहा है, बट कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे, तो कॉस थीटा पे। क्लियर है। आई होप ये चीजें जो है आप सबों को समझ में आ रहा होगा, जो हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा चीज यहाँ पे मैटर कर रहा है कि जो हमारा फ्लक्स ऑफ वाटर है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ वाटर पे, कि वाटर का जो इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है। इस विंडो का जो एरिया वेक्टर है का डायरेक्शन है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ वाटर और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल पे भी ये हमारा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स को अगर इसी चीज को हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ेगा तो उसके हिसाब से फ्लक्स हमारा क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब इसको अगर हटाएंगे तो लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसका वैल्यू हमने कितना मान लिया है, 1। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला किसका आ गया, फ्लक्स ऑफ वाटर का। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था जिसके हेल्प से हम लोग किसको देख रहे हैं, फ्लक्स ऑफ वाटर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वाटर हमारा है, इस वाटर का अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, क्योंकि वाटर कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे जो वाटर है ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव कर रहा है। बट यहाँ पे जो हमारा वाटर स्टोर हो रहा है ना, इस कमरे के अंदर, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, फ्लक्स ऑफ वाटर, क्या उस वाटर का अपना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। इसका मतलब है कि ये जो वाटर है जो कमरे के अंदर है ना, अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, एक स्केलर की तरह। ठीक है, यानी एक स्केलर क्वांटिटी। जब वो पाइप से पास हो रहा था तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव कर रहा था, जब उस कमरे के अंदर स्टोर हो गया तो उसका अपना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ना, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। तो अब वही वाटर जो है कैसा बिहेव करने लगा, एक स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप सबको को समझ में आया कि फ्लक्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग किसके साथ रिलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना। यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के
हेल्प से इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे वाटर के हेल्प से समझ रहे थे, अब उसी चीज को किसके हेल्प से समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सेम चीज को यहाँ पे ले रहे हैं, इसलिए ज्यादा दिक्कत अब नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा कमरा हो गया, ये विंडो हो गया। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। और अब यहाँ पे जो पाइप है, इस पाइप के थ्रू क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसकी अपनी एक इंटेंसिटी होगी, है ना, उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, ई, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से जो आप वाटर नहीं सोचेंगे, अब इसको क्या माइंड में लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है ना। पानी की जगह किसको पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस कमरे में आके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टोर हो रहा है उसको हम लोग फ्लक्स ऑफ वाटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी सिंपली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था वही इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, और उसी को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो फाई से, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, फाई से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब बताइए कि ये जो फाई है ना, ये फाई कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पहला चीज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रहा है उसका जो इंटेंसिटी है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फिर यही जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, एरिया का। क्लियर है, जितना ज्यादा एरिया होगा यहाँ पे विंडो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा लाइंस क्या होगा, पास होगा। एरिया कम होगा तो लाइंस क्या होंगे, कम पास होंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया बड़ा कर देंगे, ज्यादा लाइन पास होगा तो फ्लक्स भी हमको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और थर्ड किस पे डिपेंड करेगा, तो एंगल पे। कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो कॉस थीटा पे। ठीक है, और ये जो थीटा है किसके बीच का एंगल है, बिटवीन ई एंड ए। क्लियर है, अब यही तीनों को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई ए कॉस थीटा, यानी फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, तो ये कॉस थीटा आ गया। और ये फाई किस पे डिपेंड करेगा, ई पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहले कि वेयर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, दूसरा ए क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है, और थीटा ये क्या है, एंगल किसके बीच का, तो बिटवीन ई एंड ए। क्लियर है, ये एंगल है किसके बीच का, ई एंड ए के बीच का। लेकिन ये तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये लाइन स्टोर हो रहा है ना, वही स्टोर जो लाइन हो रहा है यहाँ पे, उसी लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा है कि यहाँ पे ये जो पाइप है, इस पाइप का अपना कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या हो रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास हो रहा है। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहाँ पे इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो उसी को हम लोग क्या नाम दिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जितना यहाँ से पास हो रहा है, अगर उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को अगर हम लोग काउंट कर लें तो वही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। और उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। हमको एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है और उस गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो पास हो रहे हैं, उन्हीं सारे टोटल नंबर ऑफ लाइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया था, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और ये फाई किस पे डिपेंड करेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, एरिया पे, और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर पे। क्लियर है, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है, चलिए तो इसको हम लोग अभी थोड़ा सा यहाँ पे रब करते हैं और फिर अच्छे से इसको यहाँ पे लिखते हैं। फिर थोड़ा सा यहाँ पे और एक चीज देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
ये कैसा बिहेव करेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, ठीक है। लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इस कमरे के अंदर स्टोर हो रहा है, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अपना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो नहीं है ना। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसा बिहेव करेगा, स्केलर क्वांटिटी की तरह, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मे भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब कैसे ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर है। अगर मान लीजिए सरफेस है और हम लोग कुछ इस तरीके से इस सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं, तो बाहर से इधर लेंगे तो मे भी बाहर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो अंदर वाले को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो जब एरिया वेक्टर ही हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है, तो फ्लक्स भी क्या हो सकता है, हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकता है, क्लियर है। तो चलिए पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं और फिर वन बाय वन इसके यूनिट, डायमेंशन, सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज फिर से हम लोग यहाँ पे इसको सारा लिखने वाले हैं, ये सारी चीजों को, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing through a given cross sectional area is called electric flux, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय फाई ई, है ना। किससे डिनोट करते हैं इसको, फाई ई से। फाई मतलब समझ में आ रहा है, फ्लक्स, ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या आ गया, तो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, वेयर इक्वल टू क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए एरिया वेक्टर एंड थीटा एंगल बिटवीन ई एंड ए, ठीक है। किसके किसके बीच का ये एंगल है, ई एंड ए के बीच का। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। एक ऐसा क्वांटिटी है तो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं, यूनिट। तो देखिए फ्लक्स है ना, तो फाई ई ए कॉस थीटा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसका कोई यूनिट होता नहीं है, यानी हमारा यूनिट क्या गया फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया, क्लियर है। चलिए डायमेंशन देख लेते हैं इसका, है ना। तो डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो इसको आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब इसका यूनिट देख लेते हैं, है ना। यूनिट तो हो गया, डायमेंशन देखिए, तो इसका डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला तो ई है हमारा, है ना, और ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, ठीक है। तो एफ फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम, अगर फॉर्मूला देखें तो एम ए यानी मास इंटू एक्सेलरेशन यानी एल टी इनवर्स 2, है ना। और क्यू, तो हम लोगों ने करंट का फार्मूला पता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, आई इंटू टी, यानी आई को ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर का जो फर्स्ट वर्ड है, और टी हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, क्लियर है। तो ये हमारा किसका आ रहा है, इलेक्ट्रिक ई का सिर्फ आ रहा है ना। तो यहाँ पे रख दीजिए एम एल टी इनवर्स 2 अपॉन ए टी, है ना। और देखिए ए है, ए
क्या हो गया एरिया, L इंटू बी यानी L स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा अच्छे से, m L3 है ना, और ये ऊपर जाएगा तो t माइनस 3 a माइनस 1, ये क्या आ गया फ्लक्स का डायमेंशन आ गया। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे है ना, अलग अलग एंगल पे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग का फ्लक्स आएगा। चलिए तो अब इसको रब कर देते हैं, यहां से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब केस नंबर 1 में क्या देखते हैं कि ये हमारा सरफेस हो गया है ना, ठीक है, और ये सरफेस का एरिया वेक्टर है, और मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा हमारा कितना है 0 है ना, थीटा कितना हो गया 0, तो cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा 1। तो देखिए फ्लक्स कितना मिलेगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया E A cos थीटा है ना, तो ये तो हमारा 0 हो गया, तो फ्लक्स जो है वो हमारा आ जाएगा E A। ठीक है, और इस केस में जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हमेशा क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलिए केस नंबर 2, मान लीजिए ये हमारा सरफेस है और ये सरफेस का एरिया वेक्टर है ना, बट इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा कितना है 90, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0, तो देखिए फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई ए cos 90 है ना, यानी फाई जो है वो हमको क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो इस केस में फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड केस की ओर बढ़ते हैं हम लोग, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में क्या है, लेट ये हमारा सरफेस हो गया, ये इसका एरिया वेक्टर है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से, और ये जो एंगल है वो कितना है थीटा है, तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स ना तो मैक्सिमम होगा ना ही 0 होगा, मतलब हमको इस केस में कुछ ना कुछ फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, यानी 0 और मैक्सिमम के बीच में। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे थीटा के जगह पे तो थीटा ही रह गया, तो फॉर्मूला डायरेक्ट हमारा फ्लक्स का वही रह जाएगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा में कोई है ना, तो ये हमारा 3 केसेस आए जो हम लोग देख रहे थे वहां पे कि अलग अलग एंगल पे अगर हम लोग लेके जाते हैं तो हमारा जो कमरे के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स ऑफ वाटर का स्टोरेज जो हो रहा था वो अलग अलग आ रहा था, तो वो ये तीनों केसेस को यहाँ पे हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए तो ये तीनों केस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से है ना। तो आगे का जो केस है वो हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ यूनिफॉर्म सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, एक यूनिफॉर्म सरफेस है ना, और इस पे हम लोग इसको क्या करते हैं कुछ इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं इक्वल इक्वल है ना, बॉक्स में ये सारे बॉक्स का जो एरिया है वो सेम है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1, इस बॉक्स से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से कुछ लाइंस पास हो रहे हैं, तो कितने पास हो रहे हैं 10। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला है इससे भी कितने लाइंस पास हो रहा है 10, थर्ड वाले से भी कितना लाइंस पास हो रहा है 10 है ना, फोर्थ वाले से भी कितना पास हो रहा है 10, इससे भी 10 और इससे भी क्या हो रहा है 10, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर बॉक्स से नंबर ऑफ लाइन जो क्रॉस कर रहा है वो नंबर ऑफ लाइन जो है वो क्या है सेम है ना, हर बॉक्स से क्रॉस करने वाले जो नंबर ऑफ लाइन है वो कितने हैं 10 है, तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म सरफेस है ना। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरीके का एक यूनिफॉर्म सरफेस प्लेस्ड किया गया है जिसके हर एक छोटे छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो है वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पास हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग कौन सा फ्लक्स के लिए, मतलब फ्लक्स निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो
फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है ई ए कॉस थीटा, है ना। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। कब? जब हमारा यूनिफॉर्म सरफेस का बात होगा, है ना। आप देखिए ये तो स्केलर फॉर्म है ना। ये कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म, ठीक है। अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखें तो क्या लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये इसका क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म सरफेस होगा तो फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे ई ए कॉस थीटा स्केलर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में यूज करना है तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर हमारा जो सरफेस है, अगर वो ओपन सरफेस है या फिर क्लोज सरफेस है, ये तो हमारा क्या था, पहला यूनिफॉर्म सरफेस, है ना। अब सरफेस से तो बहुत टाइप का हो सकता है, मान लिया ओपन सरफेस हो सकता है, क्लोज सरफेस हो सकता है। तो अगर ओपन सरफेस होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे? तो नहीं, है ना, क्योंकि सरफेस चेंज होगा तो उसके हिसाब से हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो आई होप इसको आप लोग नोट डाउन कर लिया होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसको रब कर देते हैं और सिंपल यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और यूनिफॉर्म की जगह इस बार हम लोग कैसा सरफेस ले लिए, ओपन सरफेस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ओपन सरफेस हो गया। यानी कुछ इस तरीके का हमारा सरफेस है और मान ले रहे यहाँ पे एक पॉइंट है O और यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है। तो हम लोग को पता है चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हर डायरेक्शन में निकलेगा, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा क्या है, डायरेक्शन है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना यहाँ से जा रहा है। ये हमारा ओपन सरफेस है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, है ना, जिस एरिया का नाम क्या है, ds। और हम लोगों ने पढ़ा है कि एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया तो ये हमारा क्या हो गया, ds क्या है, स्मॉल एरिया है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल, मान लीजिए एंगल कितना है, θ1 है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट के लिए फ्लक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, φ1 और E ds cos θ1, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो एरिया वेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है और एंगल कितना है, θ2, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे तो मान लेते हैं φ2, तो क्या हो गया, E ds cos θ2। क्लियर है? क्योंकि ये ओपन सरफेस है, हर एक जगह पे जो एरिया वेक्टर होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, वेरी करेगा। तो हर एक जगह पे सेम हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा, हर एक पॉइंट पे जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या होगा, अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो क्या हम लोग डायरेक्ट अगर फ्लक्स निकालने का ये जो फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, इसको हम लोग यूज करके इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि ये किसके लिए, यूनिफॉर्म सरफेस के लिए। बट यहाँ पे सरफेस हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है, हमारा एंगल चेंज हो रहा है ना। और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो भी हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वैसे केस में हम लोग इस फॉर्मूला को जो यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हम लोग को एक अलग फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हर एक पॉइंट का जो फ्लक्स होगा, है ना, हर एक पॉइंट के फ्लक्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि फ्लक्स हमारा क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल अलजेब्रिक सम कर देंगे, हर एक पॉइंट का निकालेंगे, φ1 φ2 φ3 और सारे को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमको इस पूरे ओपन सरफेस का क्या होगा, नेट फ्लक्स जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, φe लाइन इंटीग्रल। देखिए ये जो है दो तरह का इंटीग्रल होता है, अगर इसके ऊपर अगर हम एक गोला लगाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस हमारा कैसा है, ओपन है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। और वेक्टर ई ds cos थीटा, ये पूरा इंटीग्रेशन लगने का मतलब क्या, टोटल हो गया, सम हो गया। हर एक पॉइंट का जो फ्लक्स है, सारे पॉइंट के फ्लक्स को हम लोगों ने क्या क्या है, ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, है ना, कि अगर हमारा ओपन सरफेस होगा तो हम लोग लाइन इंटीग्रल का यूज करेंगे, अगर ये सरफेस हमारा क्लोज्ड होता तो फिर हम लाइन इंटीग्रल का यूज नहीं करते। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, φe लाइन इंटीग्रल ई ds cos थीटा, ठीक है। तो अगर ओपन सरफेस होगा तो हम इस फॉर्मूला को यूज ना करके इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, φe, है ना, लाइन इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। क्लियर है?
तो जब यूनिफॉर्म सरफेस होगा तो डायरेक्ट यूज करेंगे फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर हमारा ओपन सरफेस है तो फ्लक्स निकालने के लिए लाइन इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा, अदरवाइज लाइन इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ओपन सरफेस हो गया, यूनिफॉर्म सरफेस हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किधर, क्लोज सरफेस की तरफ। ठीक है, तो आप पहले उसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लोज सरफेस की ओर। ठीक, चलिए तो अब हम लोग क्लोज सरफेस की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसको रब कर देते हैं और क्लोज सरफेस वाला देखते हैं। देखिए, तो ओपन हटा के यहाँ पे आप क्या लिख देना है, क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा सरफेस को हम लोग रखें, क्लोज सरफेस को। यानी मान लीजिए हमारा क्या हो गया, एक क्लोज सरफेस हो गया। ठीक है, अब क्लोज सरफेस है तो मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल डायरेक्शन में यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, हर एक छोटे छोटे एरिया से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं और यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा डीएस हो गया। ठीक ना, ये हमारा थीटा 1 हो गया। तो यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेगा वो φ1 क्या मिल जाएगा, ई डीएस कॉस φ1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो मान लीजिए ये हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ये एंगल कितना θ2, तो φ2 इक्वल टू ई डीएस कॉस φ2, है ना। तो इस तरीके से हर एक छोटे छोटे पॉइंट का हमको क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए फिर से हम लोग अगर नेट फ्लक्स इस सरफेस का निकालना हो तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट का जो फ्लक्स लेना पड़ेगा और हर एक पॉइंट का फ्लक्स निकाल के, जैसे φ1 φ2 φ3 φ4 कहाँ तक जाएगा पता नहीं, जितना पॉइंट होगा उतना फ्लक्स निकलेगा। अब सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, इस सरफेस से कितना नेट फ्लक्स जो है वो लिंक हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे बात करते हैं, तो फाई इक्वल टू क्या लिख देंगे इस बार, क्लोज्ड इंटीग्रल, है ना। ये सरफेस हमारा कैसा है, क्लोज है, इसलिए लाइन इंटीग्रल को ड्रॉ करके हम लोग क्या किए, उसके ऊपर एक गोला लगा दिए, मतलब ये क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस का बात हो रहा है। और क्या लिख देंगे, ई डीएस कॉस थीटा। ठीक है, फाई क्लोज इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा, ये तो स्केलर फॉर्म हो गया। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ठीक है, तो ये तीन फार्मूला हम लोगों ने देखा। अगर यूनिफॉर्म सरफेस है तो डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं फाई ई ए कॉस थीटा, अगर ओपन सरफेस है तो लाइन इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा, और अगर क्लोज सरफेस है तो फाई ईडीएस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन किस तरह का आता है, यूनिफॉर्म सरफेस का है तो डायरेक्ट हम लोग ये कॉस थीटा का लाइन, ओपन सरफेस का होगा तो लाइन इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा यूज करेंगे, और अगर हम लोग के पास क्वेश्चन क्लोज सरफेस का होगा तो क्लोज इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा का यूज करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि किस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग बहुत छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, जो काफी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक, तो इसको हटाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज बात करते हैं। मान लीजिए हमारा एक सरफेस है, ठीक है, और ये जो सरफेस है इसके बाहर एक पॉइंट हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं O, और यहाँ पे हम लोग एक चार्ज रखे हुए हैं Q। ठीक है, तो Q रखे हुए तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा कुछ इस तरीके से सरफेस से होके पास होगा। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, हमारा पास हो रहा है। ये सब सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक, अब जरा देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज को समझना है कि चार्ज हमारा कहाँ पे है, अभी आउटसाइड दी सरफेस, यानी ये जो हमारा सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इस सरफेस के क्या है, बाहर है ना, या जो भी हमें सरफेस गिवन हो, सरफेस से ये बाहर हमारा चार्ज क्या है, प्लेस्ड है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, इस गिवन क्रॉस सेक्शन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा पास कर रहा है। ठीक, तो देखिए हम लोगों
पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो पॉजिटिव से किधर जाता है, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा, जिधर जो एरो वाला पार्ट है वो नेगेटिव है और पूंछ वाला पार्ट हमारा क्या पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसा ही हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो इस गिवन क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, तो पास हो रहा है तो जो जा रहा है, ठीक है, मतलब पास होने से पहले जो लाइन से उसको हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और यहाँ से पास करने के बाद इसको हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से निकला, लाइंस पास हो रहा है इस गिवन क्रॉस सेक्शन से, तो जाने वाले को हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और यानी इनकमिंग को पॉजिटिव, और लिव जो कर रहा है, लिव जो कर रहा है उसको हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो अगर इस गिवन क्रॉस सेक्शन से बात करें कि जितना पॉजिटिव लाइन जाएगा उतना ही क्या होगा, वहां से आउट होगा, या सिंपल बोले यहाँ से 50 लाइन जा रहा है तो 50 लाइन गया और 50 लाइन वहां से क्या हो गया, निकल के चला गया। तो अगर हम लोग इस गिवन क्रॉस सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ लाइंस की बात करें तो कितना बचा, 0, क्योंकि जितना गया था उतना क्या हो गया, निकल के चला गया। मान लीजिए कोई आपको 100 रुपया दिया और देने के बाद फिर 100 रुपया क्या वापस ले लिया, तो आपके पास रिजल्ट कितना है, 0 है। कुछ ऐसा ही है, ठीक है, यानी जितना यहाँ से जा रहा है उतना पूरा का पूरा क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो जो जा रहा है उसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, पॉजिटिव, और जो बाहर निकल रहा है उसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए 50 प्लस गया और 50 माइनस क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो अगर ऐसा केस होगा तो हमेशा जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कब, जब हमारा चार्ज जो है वो सरफेस से क्या होगा, बाहर लाई करेगा, ठीक है, यानी आने वाला और जाने वाला, तो आने वाले को प्लस और जाने वाले को माइनस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस है और यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से लाइन पास हो रहा है। अभी कितने लाइन से इसमें, तो 5 लाइन है, तो जो जा रहा है ये वाला है ना, इसको हम लोग क्या मानेंगे, +5, और बाहर निकलने वाले को क्या मानेंगे, -5। तो इसके अंदर बचा कितना, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, यानी फ्लक्स जो है वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। तो आई होप पहला कॉन्सेप्ट आप सबों को समझ में आया होगा कि अगर चार्ज हमारा सरफेस से बाहर अगर है तो उस सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हमारा सरफेस से जो फ्लक्स लिंक हो रहा होगा है ना, वो फ्लक्स हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। चलिए अब इसको देखते हैं थोड़ा आगे, है ना। देखिए मान ले रहे हैं यहाँ पे क्यूब ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिक्स है यहाँ पे, इसका डायरेक्शन अब चेंज होने वाला नहीं है, ऐसा ही रहने वाला है, ठीक। अब देखिए अगर इस क्यूब की बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब इस क्यूब के फेसेस की बात करें तो कितना फेस है, तो देखिए मान ले रहे हैं ये फर्स्ट फेस हमारा हो गया, ये सेकेंड फेस हो गया, ये थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, और इसके पीछे फेस होगा वो हमारा क्या है, 6 है, ठीक है। तो अभी जो ये लाइन्स हम लोग देख रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, बाहर से, यानी चार्ज कहाँ पे है, बाहर पे। यहाँ से लाइन्स हमारा पास हुआ, इस क्यूब से पास होके अपना चला गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है ना, इसका नेट फ्लक्स कितना होगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक फेसेस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, हर एक फेस का हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद सारे फेस के फ्लक्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्लक्स हमारा क्या स्केलर है, तो सिंपल अलजेब्रिक सम हम लोग कर देंगे, तो उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, नेट फ्लक्स मिल जाएगा, जो इस सरफेस से क्या हो रहा होगा, लिंक हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट फेस का निकालते हैं। तो फर्स्ट फेस के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम दे दिया φ1। तो देखिए इस सरफेस के लिए अगर हम लोग एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर किधर है, इधर ही है ना। तो फर्स्ट फेस के लिए एरिया वेक्टर भी उधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी क्या उधर ही है, यानी थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है। तो फ्लक्स कितना मिल जाएगा, तो हम लोग को पता चल गया है कि अगर थीटा 0 रहेगा तो फ्लक्स डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं EA, क्योंकि cos 0 हो गया, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फाइबर निकल के है। अब सरफेस 2 के लिए बात करते हैं तो φ2 है ना। अब देखिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है, इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, बट इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, है ना। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90, और 90 हो जाएगा तो प्लस कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो सेकंड सरफेस के लिए प्लस कितना हो गया, 0। अब थर्ड सरफेस के लिए देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस सरफेस के लिए इधर है, लेकिन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, यानी जस्ट अपोजिट, है ना। ये हमारे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। तो अगर φ3 की बात करें तो 180, और cos 180 क्या हो जाएगा, -1, यानी -EA आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ सरफेस के लिए बात करते हैं। तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, फिक्स्ड है, बट एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका नीचे होगा,
और थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो फिर से हमारा जो 5 4 है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है 5 5। अब इसके लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है बट एरिया वेक्टर इसका किधर होगा बाहर की तरफ। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो प्लस कितना हो जाएगा 0। अब 5 6 के लिए बात करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है ऐसा ही, बट 6 वाला जो सरफेस है पीछे वाला उसका एरिया वेक्टर किधर होगा बाहर की तरफ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर किधर इधर, यानी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो फिर से ये कितना हो जाएगा 0। अब नेट कर लीजिए तो 5 नेट है ना। तो 5 नेट में देखिए सब तो 0 है, सिर्फ यही दो बचा हुआ है, यानी एक EA माइनस प्लस, अच्छा प्लस ले लीजिए फिर इसको लिख दीजिए माइनस EA करके। ठीक है तो EA माइनस क्या हो गया EA कट जाएगा, यानी 5 नेट इक्वल टू कितना आ गया 0। 5 नेट कितना आ गया 0। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि देखिए चार्ज कहाँ पे है बाहर में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ बाहर से जा रहा है ना इसके अंदर। ऐसा तो नहीं चार्ज इसके अंदर है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ना, ऐसा नहीं है। चार्ज कहाँ पे बाहर में, इसलिए फ्लक्स कितना गया 0। और यही चीज हमने पहले आपको समझाया कि अगर चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस से या जो भी आपका सरफेस होगा उस सरफेस से अगर बाहर रखा हुआ है तो फ्लक्स हमेशा कितना मिलेगा 0 मिलेगा। क्लियर है। चलिए अब इसके अंदर रख के देखते हैं कि फ्लक्स कितना मिलने वाला है हम लोग को। क्लियर है। ठीक चलिए तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है तो अब देखते हैं चार्ज को सरफेस के अंदर रख के है ना, ये तो बाहर रखे तो रिजल्ट कितना आ गया 0 आ गया। अगर अंदर रखते तो रिजल्ट हमारा कितना आता। तो फिर से वही हम लोग क्यूब को ही लेते हैं। चलिए इस बार चार्ज को इसके अंदर रख दिया है ना, तो लाइंस कैसे निकलेगा, इधर भी निकलेगा नीचे की तरफ भी, इस साइड में भी और इस साइड में भी, चारों डायरेक्शन में। फिर से फेस नंबर 1 2 3 4 5 और इसके पीछे एक फेस है जिसका नाम क्या है 6 है ना। तो पहले निकालते हैं 5 1। तो 5 1 क्या हो जाएगा देखिए ये वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है बट एरिया वेक्टर भी क्या होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी थीटा कितना आ गया 0 और थीटा 0 तो प्लस कितना मिल जाएगा सिंपल EA। अब 5 2 के लिए निकालिए तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर भी कैसा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी ऊपर की तरफ। थीटा कितना है यहाँ पे 0, तो फिर से थीटा 0 जिसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा फ्लक्स जो होगा वो EA आ जाएगा। इसके लिए बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना और इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, यानी फिर से थीटा इक्वल टू 0। तो 5 3 भी कितना आ जाएगा आपका EA आ जाएगा। क्लियर है। 4 के लिए बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना और ये आपका क्या हो गया एरिया वेक्टर, फिर से थीटा इक्वल टू 0। तो 5 4 के लिए भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ये आ जाएगा। उसी तरह अगर 5 वाले के लिए देखें तो फ्लक्स भी बाहर आएगा और एरिया वेक्टर भी बाहर आएगा। तो 5 5 भी कितना आ जाएगा ये। अब पीछे जो पीछे की तरफ है उसके लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा और एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ, यानी 5 6 वो कितना आ जाएगा EA। ठीक है तो 5 नेट की बात करते हैं तो 5 नेट कितना हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 EA है ना। 6 सरफेस के फ्लक्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद कितना मिल जाएगा 6 EA। इस बार देखिए जब चार्ज अंदर है तो फ्लक्स हमको कुछ ना कुछ मिला, कितना मिला 6 EA मिला है ना। बट अगर चार्ज आउटसाइड द सरफेस होता है तो उस केस में फ्लक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी फ्लक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो नीट जेई वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग लेंगे और टॉपिक्स को भी लेके आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है तो आई होप बच्चों आप सबों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा है ना। अगर आपको नहीं हुआ तो फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ और नए ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ जो आपके नीट या जेई या बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप से या सब्जेक्टिव जो भी है वो सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।